सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर पंजाब से एक तूफ़ान और सैलाबी पानी का रैला जो सिंध में दाखिल हो गया है अपनी तबाहकारियों के साथ। इस वक्त पंजाब के अलावा सिंध के सैकड़ों देहात ज़ेर आब हैं और इसका मईशत पे क्या असर पड़ेगा और कितने अरसे तक ये असर रहेगा, इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इकानमी पे गहरी नज़र रखते हैं सैयद मेहताब हैदन। बहुत शुक्रिया मेहताब। पंजाब के अंदर जो इस वक्त नुकसान हुआ है वो जिन इलाकों का, और पंजाब हमारी फूड बास्केट है, तो क्या अमली तौर पे हम क्या देख रहे हैं, इसके असरात कितने अरसे तक रहेंगे हमारी मईशत पे, और क्या अजनास की जो ज़रूरी अजनास हैं उनकी कीमतें, अशियाए खुद नोश की कीमतें ये आने वाले वक्तों में कहाँ जाएंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे आज उसका पहला आउटकम तो है, और पहला आउटकम ये है कि स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जब इस फ्लड से पहले हर कोई तवक्को कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज उसको मेंटेन रखा है। पहला तो इसका आउटकम बड़ा क्लियर है। और दूसरी जो बात आप कर रहे हैं, देखें पंजाब जो है वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फूड बास्केट है, और उस फूड बास्केट में अगर एग्रीकल्चर मुतासर होगी तो उसके नतीजे में जो फूड की प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी। और शायद इसी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस थी, यानी पिछले साल जब हम बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि अगले माली साल के दौरान जो पॉलिसी रेट है वो सिंगल डिजिट के अंदर आ जाएगा, तो ये नहीं हुआ। और उसकी बुनियादी वजह ये फ्लड्स की जो सिचुएशन है ये भी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिर्फ यही वजह है, दूसरी वजह एक और भी है कि जो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। आपने देखा है कि हमारे साथ होता क्या है, जब हम थोड़ा सा इकॉनमी को खोलने की कोशिश करते हैं तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और एक्सपोर्ट्स उतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ती। तो ये दो वजूहत हैं जिसकी वजह से पॉलिसी रेट जो है वो बरकरार रखा गया है। फूड बास्केट का जहाँ तक तल्लक है वो ये है कि अभी हमारा इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो एवरेज इन्फ्लेशन 5 to 7% के दरमियान है। तो अब देखना ये है कि ये फूड की प्राइसेस कहाँ तक जाती हैं और उसके नतीजे में जो ओवरऑल CPI है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो उसमें इजाफा तो नहीं हो जाता। मैं आपको थोड़ा सी एक झलक दिखा दूं फूड प्राइसेस के हवाले से। अगस्त 2025 के पहले हफ्ते की जो कीमतें हैं और फिर सितंबर 2025 के दूसरे हफ्ते की, यानी तकरीबन एक महीने के अंदर प्राइसेस कहाँ से कहाँ गई। आटा 20 किलो का जो थैला 1600 रुपये में मिल रहा था अगस्त 2025 के पहले हफ्ते में, वो सितंबर 2025 के दूसरे हफ्ते की कीमत जो है 2360 रुपये हो गई। ठीक। इसी तरह चीनी 1 किलो 172 रुपये से 190 रुपये तक चली गई है। चावल 178 रुपये फ़ी किलो से 200 रुपये तक, और चिकन ब्रायलर 1 किलो 405 रुपये से 460 रुपये तक चली गई है, और दूध 1 लीटर 220 रुपये से 235। इसी तरह अंडे की कीमत भी 285 दर्जन से 320 पे गई है। टमाटर 140 से 340 पे, और प्याज 72 रुपये से 150 पे, आलू 100 रुपये से 130 रुपये। ये तो अभी की इब्तदा है, तो अभी इसके इम्तहान और भी हैं। ये मामलात किस तरफ जाएंगे? देखें, ये फूड इन्फ्लेशन या फूड की प्राइसेस इस फ्लड के बाद बढ़ने के कभी इम्कानात हैं, और ये जो 5 से 7% की इन्फ्लेशन का टारगेट था पिछले माली साल में जो रखा गया था, ये तो ये है कि ये बढ़ जाएगा, ये एक्सीड कर जाएगा। तो जब ये एक्सीड करेगा तो हमें बजाय इसके कि हम ये तवक्को रखें कि पॉलिसी रेट कम होगा, आइंदा आने वाले चंद माह के दौरान पॉलिसी रेट ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, एक तो इसका ये असर है। जो दूसरा असर है मैं समझता हूं उसकी असेसमेंट होनी अभी बाकी है। पाकिस्तान का जो ग्रोथ का टारगेट था वो 4.2% इस साल के लिए है। इस फ्लड के बाद अभी तो ये कहा जा रहा है चूंकि वाटर अभी पूरी तरह से रिसीड नहीं हुआ और वो इलाके पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए, पंजाब में हालांकि पानी निकल के सिंध की तरफ जैसे आप कह रहे हैं वो जा चुका है, लेकिन जो असेसमेंट है वो होनी बाकी है। मैं एक बात जो है वो दावे के साथ कर सकता हूं, और वो ये है कि ये जो 4.2% की ग्रोथ थी, ये ग्रोथ का टारगेट अचीव नहीं होगा। अब इसके ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? पिछले साल आप ये देखें तो पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे कम हुई थी, तो
तो अगला माली साल जो है, ये जो माली साल यानी 30 जून को ख़त्म होगा, इसमें भी 2.5 से 3% से ज़्यादा की ग्रोथ की तवक्को नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर हमारी IMF के साथ जो भी मुआहदा हुआ है वो कितना मुतासर होगा, और क्या IMF की शराइत जो हैं कड़ी होंगी या कुछ नरमी भी दिखाई जाएगी? IMF का एक डेलीगेशन ये 25 सितंबर से पाकिस्तान के विजिट पे आ रहा है फॉर 2 वीक्स, और उसके दौरान बेसिकली वो जो काम करेंगे वो यही होगा कि ये सेकंड रिव्यू और थर्ड ट्रांच जो है इसके बाद बोर्ड के पास जाएगी और रिलीज होगी। होगा यही कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं जो पिछले साल पाकिस्तान और IMF के दरमियान एग्री हुए थे और उसके बाद एक बजट पेश हुआ था, वो नंबर सारे हिलेंगे। तो जो पाकिस्तान का ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो IMF के साथ रीनिगोशिएट होगा, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स होंगी, आपकी इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊपर जाएगी, आपकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी। अब इसके इम्पैक्ट के नतीजे में उसके असरात क्या होंगे ओवरऑल फ्रेमवर्क के, वो ये होंगे कि या तो IMF आपको ये जो फ्लड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं इस पे एग्जम्पशन दे सकता है, क्योंकि किसी भी डिजास्टर की सूरत में IMF ये कर सकता है, लेकिन आपका रेवेन्यू के ऊपर क्या असरात होंगे, आपके अखराजात के ऊपर क्या उसके असरात होंगे, आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर क्या असरात होंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या असरात होंगे। क्रक्स ये है कि शायद आपका रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, क्योंकि रेवेन्यू का अगर पहले 2 माह के अंदर ही देख लें तो पिछले साल टारगेट FBR अचीव नहीं कर सका था, लेकिन पहले क्वार्टर का टारगेट अचीव कर लिया था। अभी 2 माह के अंदर FBR का शॉर्टफॉल है और सितंबर के अंदर भी शॉर्टफॉल नजर आ रहा है। तो इसी मौके पे जब IMF भी यहां पे होगा तो या तो हमें अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने पड़ेंगे या मजीद टैक्स भी लगाने पड़ सकते हैं। तो ये तो मजीद टैक्स जो है, लोग पहले ही पॉवर्टी लाइन से मजीद नीचे जा रही है पॉपुलेशन हमारी, और बिजली के बिलों के लिए भी वज़ीर आज़म IMF से इजाज़त ले रहे हैं, उसका मिल गई है इजाज़त या नहीं? अभी तक IMF की तरफ से फाइनल इसके बारे में कोई बात नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताऊं मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि मैं हतमी तौर पे जो अगस्त के बिजली के बिल हैं वो माफ़ है। देखें अभी तक की जो एक तो ये है कि उसकी वर्किंग के ऊपर वर्किंग जारी है कि टोटल इसका इम्पैक्ट कितना होगा। वो कर ये रहे हैं कि जितनी डिस्कोस के अंदर जहाँ जहाँ पे फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे उनके बिजली के अगस्त के बिल वेव ऑफ कर रहे हैं, लेकिन उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट कितना आएगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने बजट से इसको देना होगा, तो वो इस वजह से IMF से उसकी इजाज़त लेनी ज़रूरी है। दूसरी बात एक और भी है, वो ये है कि जब हम अपने मामलात को खुद मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आपको जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है उससे जाके परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये तो स्टेट की पूरी मैं समझता हूँ जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इससे डिपिक्ट भी होती है। अच्छा, नवंबर में GSP+ के लिए यूरोपियन यूनियन का रिव्यू मिशन भी पाकिस्तान आएगा, खबरें तो यही हैं, तो वो इस सारी सूरत हाल को भी नज़र में रखेगा GSP+ के हवाले से कोई फैसला करने से पहले? देखें ये जो अभी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, GSP+ जो है जो लास्ट हमारा हुआ था वो ख़त्म हो चुका है और अभी ट्रांजिशन पीरियड के अंदर है। चूँकि आपको पता है कि पिछले साल जो EU की पार्लियामेंट के इलेक्शंस थे वो नहीं थे, तो उन्होंने ट्रांजिशन के तौर पे उसको एक्सटेंड कर दिया था। अब उस एक्सटेंशन के ऊपर पाकिस्तान ने या बाकी ममालिक भी उसके अंदर GSP+ की जो स्कीम है उसके अंदर शामिल है। ये जो रिव्यू है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने ग्रेजुएट करना है नई GSP+ स्कीम के लिए। तो उस स्कीम के लिए क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान का ये रिव्यू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम ये साबित करें कि हमने जो लास्ट GSP+ लिया था उसमें जितनी कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरी की हैं, और जो नया GSP+ आ रहा है उसके लिए भी हमें कमिटमेंट करनी पड़ेगी एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल और एट एग्जीक्यूशन स्टेज कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन इसमें नई चीज़ें भी शामिल होंगी। और रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली होती क्या है GSP+ के लिए? उनकी जितने भी पाकिस्तान ने कन्वेंशन साइन किए हुए हैं लेबर राइट्स के मतलब, ह्यूमन राइट्स के मतलब, इकोनॉमी के मतलब, डेमोक्रेसी के हवाले से, इन सारी चीज़ों को हमने उसकी कंप्लायंस की रिपोर्ट देनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो लास्ट इलेक्शन से रिलेटेड एक रिपोर्ट EU के ऑब्जर्वर्स आए थे वो
अभी तक हमने उसको पब्लिक करने की उन्हें बाकायदा परमिशन नहीं दी। लेकिन EU भी तो नहीं कर रही पब्लिक। उनके लिए होता ये है कि रेसिपिएंट कंट्री से पूछा जाता है और उनकी इजाज़त लेकर जो है वो रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। तो पहले होती रही है जारी, पहले जारी होती रही है। लेकिन अगर वो पब्लिक नहीं भी कर रहे तो क्या यूरोपियन यूनियन अपने अहम फैसलों से पहले अपनी उन रिपोर्ट्स को भी मद्देनजर रखती है जो उन्होंने पब्लिक नहीं की होती? डेफिनेटली, बिल्कुल मद्देनजर रखते हैं वो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। उनकी GSP प्लस स्कीम के तहत जितने बेनिफिशरी कंट्रीज हैं, जिनकी तादाद अगर मुझे एग्जैक्टली याद हो शायद 10 से ज्यादा है, उन सब के लिए वो पॉलिसीज जो है वो एक ही तरह की होती है। ठीक है। और इसके लिए हमारे लिए बड़ा जरूरी, और मैं आपको एक और बात बताऊं क्योंकि इसी से रेलेवेंट है, वो अपनी ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट्स में इजाफा कर रहे हैं।